आप सुन रहे हैं 91.2 FM। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कूल फीस जैसे मुद्दे पर, जो इस समय कोरोना काल में अभिभावकों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। इस मुद्दे पर काफी दिन से अभिभावक संघर्ष भी कर रहे हैं और सरकार से संपर्क भी कर रहे हैं। प्रशासन से भी उन्होंने कई बार मांग की है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष यतेंद्र कसाना जी। कसाना जी नमस्कार। नमस्कार जी। और इनके साथ आए हुए हैं ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विकास बंसल जी। विकास बंसल जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। यतेंद्र जी, मेरा पहला सवाल ये है कि कोरोना काल के दौरान आप लोगों ने स्कूल फीस का मुद्दा उठाया था जी। और वो मुद्दे पे क्या कुछ हुआ, किस किस से बातें हुई आपकी, और क्या कुछ स्कूलों ने इस तरह की पहल भी की? देखिए शर्मा जी, ये है कि क्योंकि सब जानते हैं कि ये एक महामारी है और पूरे विश्व में फैली हुई है और हिंदुस्तान और हमारा ये उत्तर प्रदेश भी छूता नहीं है, जिसके चलते हुए बहुत से पेरेंट्स जो हैं उनकी नौकरियां चली गई और बेरोजगारी बढ़ी। लोगों के तरह के काम धंधे जो थे तरह तरह के वो भी बंद हुए। उसके चलते हुए ये हालात उत्पन्न हो गए कि स्कूल्स की फीस की जब बात आई तो पेरेंट्स उस पर परेशान थे और उनके पास पैसे की कमी थी और वो देने में असमर्थ थे बहुत सारे लोग। तो एक बातचीत हुई एसोसिएशन में आपस में और हम सब लोगों ने तय किया कि इसकी माफी की एक मांग की जाए सरकार से। तो हम लोगों ने उसके लिए चिट्ठियां लिखी, डीएम से मिले, कोरोना काल के दौरान ही मिले जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित चिट्ठियां भी लिखी गई, उनको भी चिट्ठियां डीएम के मार्फत से दी गई और ये उम्मीद की गई कि शायद सरकार कुछ मदद करे पेरेंट्स की और हालात को समझते हुए कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि हम लोगों को जो अभिभावक हैं उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ रिलीफ इसमें मिल सके जी। और रिलीफ की जहां तक बात है कि देखिए सरकार की तरफ से मुझे ऐसा कोई अभी तक रिलीफ नहीं दिखता कि जो मिला हो डायरेक्ट हम लोगों को। लेकिन कुछ स्कूल्स थे जो छोटे स्कूल्स थे, जैसे ग्रामीण परिवेश में जो चल रहे थे, जैसे लड़पुरा गांव का एक स्कूल का मैंने मामला देखा, दादरी में लिटिल रेनबो स्कूल है उसका मामला मैंने देखा। इन लोगों ने अपने तौर पर ही अपना स्वयं निर्णय लेते हुए स्कूल में फीस की माफी 3-3 महीने की कर दी थी जी। लेकिन जो बहुत नामचीन स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, सो कॉल्ड, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिनके पास हजारों बच्चे हैं, उन स्कूलों ने कहीं ये बड़ा दिल नहीं दिखाया कि भाई वो लोग कुछ इस तरह का मदद पेरेंट्स की कर सके। तो अभी तक हम लोग उसमें प्रयासरत हैं और हमारा काम चल रहा है, हम मांग लगातार जारी है। अब थोड़ा सा पेरेंट्स ये कि थोड़ा उग्र स्वभाव की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका मूड, जैसे गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन है, हमारी ही साथी हैं वो लोग, उन्होंने इस पर किया कि पिछले कुछ दिन उन्होंने भूख हड़ताल की और 7-8 दिन लंबी भूख हड़ताल चली और उसमें कई लोग बीमार हुए और जो लोग भूख हड़ताल पे थे वो हॉस्पिटलाइज हो गए। लेकिन फिर भी सरकार ने अभी कोई पॉजिटिव रुख उस पर हम लोगों की तरफ दिखाई नहीं दिया। आप लोगों का सुझाव क्या था जो सरकार को, कि क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए सुझाव हम लोगों ने ये मांगा था कि उनसे मांग की थी सरकार से कि 3 महीने की कंप्लीट फीस माफ कर दी जाए जी। दूसरा सुझाव ये था कि ठीक है, कुछ लोगों को दिक्कत ऐसी थी जो स्कूल नए बने थे, जो बहुत कुछ ही समय पहले शुरू हुए, या मैं ये कहूँ 1 या 2 साल पुराने स्कूल थे, तो उन स्कूल्स के सामने हो सकता है कि परेशानी हो। लेकिन जो एस्टेब्लिश स्कूल हैं, जो 25 साल 30 साल 20 साल से चल रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े फंड्स हैं, एफडीआर हैं जो बैंकों में जमा है और बहुत सारे पैसे उन लोगों के पास सरप्लस थे, एफडीआर रखी हुई थी। हमने सरकार से कहा कि यदि आप पारदर्शिता चाहते हैं तो सिंपली इन लोगों के जो है आप ऑडिट करा दीजिए कैग से और पता चल जाएगा कि भाई इन लोगों के पास पैसा है कि नहीं है, क्योंकि स्कूल हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है टीचर्स को देने के लिए और हम घाटे में चल रहे हैं। तो हमने कहा कि जब ये एक ऐसी सिचुएशन, और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस रेडियो के माध्यम से, कि स्कूल जितने भी हैं वो चैरिटेबल संस्थान है। वो कहते हैं हम चैरिटी कर रहे हैं और ये चैरिटी का काम हम लोग कर रहे हैं। तो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए चैरिटी करने का इससे अच्छा समय क्या होगा जब पूरा देश परेशान है, पूरा प्रदेश के लोग परेशान है। तो ये सब अभी तक चल रहा है। हम लोगों ने ये सुझाव दिए थे सरकार को कि पेरेंट्स की इन सब मांगों पर ध्यान दें और यही हमारी मांग थी मुख्यतः। तकनीकी रूप से स्कूलों को जो व्यवस्था होती है, ट्रस्ट वगैरह होता है और उसमें काफी रेवेन्यू होता है और वो ब्रांच पे ब्रांच बनाए जाते हैं, तो इस मुद्दे पे भी पेरेंट्स ने क्या कभी प्रशासन के सामने या सरकार के सामने ये मुद्दा रखा है? मैं विकास बंसल जी से पूछना चाहूंगा। जी विनोद जी, सरकार के सामने भी
और यहाँ तक कि स्कूलों के सामने भी हमने इस मुद्दे को कई बार बड़ी गंभीरता के साथ उठाया, लेकिन बड़े आश्चर्य और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक किसी की भी तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही स्कूलों की तरफ से, ये स्कूल जिस तरह से बिल्डर्स होते हैं ना कि एक जगह उन्होंने जमीन ले ली, लोगों से पैसा ले लिया, उस पे तो मकान बनाते नहीं है, दूसरी जगह फिर जमीन ले ली, इस तरह से जो अपना सर्कुलेट करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस स्कूलों का चल रहा है। क्योंकि स्कूलों से फीस आई, उस फीस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है। सरकार या मैं कहता हूँ जो संस्थाएं इसकी देखभाल कर सकती हैं, वो संस्थाएं इसको ठीक से नहीं देखती हैं, जिसकी वजह से स्कूल अब निरंकुश हो चुके हैं। मेरा ये कहना। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पे शायद कुछ काम किया है जिसमें थोड़ा सा सख्ती बरती गई है। इस तरह का प्रयोग आप भी चाहते हैं कि इस तरह का उत्तर प्रदेश सरकार भी करे? उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में एक कानून लेकर के आए फीस को निर्धारण करने के लिए। जी जी जी। लेकिन अब उसमें आप ये देखिए कि एक्ट तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसके रूल्स नहीं लेके आए। अब इस बात का फायदा स्कूल उठाते हैं और पेरेंट्स को परेशान करते हैं। हाँ, दिल्ली में ये एक बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि दिल्ली के स्कूलों का ऑडिट का उन्होंने प्रोविजन किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में ऑडिट का कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा जी, तो ये इसकी वजह से न तो पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। नहीं, जब दिल्ली सरकार काम कर सकती है, दिल्ली सरकार निजी स्कूलों पे अंकुश लगा सकती है, कंट्रोलिंग कर सकती है, फीस रिफंड करा सकती है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन करे कौन? करना तो सरकार को पड़ेगा। देखिए, हम लोग अभिभावक हैं। जी जी। हम लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। हम सिर्फ आपके माध्यम से, समाचारों के माध्यम से या सड़कों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस पे जो निर्णय लेना है वो सरकार को लेना है। नहीं, जैसे 2 स्कूल तो मैं जानता हूं, नोएडा इंटरनेशनल स्कूल ने अपनी 11 लाख की फीस माफ की, और इस तरह एक डीएस इंटरनेशनल स्कूल है जो ग्रेट नोएडा वेस्ट में है, उन्होंने की। भले ही वो छोटे स्कूल है, लेकिन उन्होंने फीस माफ करने का साहस दिखाया है ना। तो जब वो जो छोटे स्कूल दिखा सकते हैं, तो बड़े स्कूलों के लिए डीएम से कोई इस तरह की बात हुई? जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या डिस्कशन हुई है? देखिए, जहां तक आपने जिन स्कूलों का नाम लिया, ये बड़े अच्छी बात है कि छोटे स्कूलों ने बड़ी दरियादिली दिखाई है जी, लेकिन बड़े स्कूलों का दिल जो है इस मामले में छोटा नजर आया। मैंने अभी 2-3 स्कूलों के नाम लिए, आपने भी 2-3 का बताया, ऐसे और भी कई तमाम स्कूल हैं और होंगे जिन्होंने अपनी फीस माफ की है। लेकिन सो कॉल्ड बड़े स्कूल, जैसे मैं नाम लेने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, डीपीएस, एपीजे, कैम्ब्रिज और तमाम तरह के स्कूल हैं जो बड़े बड़े नाम है, जो स्टैब्लिश है नोएडा। अच्छा, इनमें से कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनकी जमीन भी नोएडा प्राधिकरण द्वारा फ्री में दी गई, 1 रुपए के सांकेतिक को लेकर फीस लेकर दी गई, सिर्फ इसलिए दी गई कि ये शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के गाँव के बच्चों को पढ़ाएंगे, यहाँ के लोकल एजुकेशन स्तर को सुधारेंगे। लेकिन इन स्कूलों के द्वारा उन सब चीजों की अनदेखी कर दी गई, और कहीं का भी उन चीजों का लाभ यहाँ के लोकल जो नागरिक हैं उनको नहीं मिला, किसान को नहीं मिला, और यहाँ के उससे कोई फायदा हुआ नहीं। बल्कि उसके बजाय इन स्कूलों ने क्या किया कि यहाँ के बच्चों को नजरअंदाज करके दिल्ली से बच्चे लेकर आते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उनको यहाँ पे एजुकेशन दी जाए। बच्चे सभी के हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिल्ली में अच्छे स्कूल हैं ऑलरेडी। और आपको मैं बताऊं, एक बड़ा कमाल की बात यह है कि जो स्कूल की शाखा दिल्ली में है और नोएडा में भी है, उस स्कूल की फीस नोएडा में तो दुगनी है। अच्छा। दिल्ली में उसकी आधी है। अच्छा। मैं एक बड़े नामचीन स्कूल का बताता हूँ कि उनकी दिल्ली में फीस 6,000 रुपए है। अच्छा, कौन सी क्लास की? और सपोज करिए 6th क्लास की। हाँ। और यहाँ नोएडा में उनकी 12-13 हजार रुपए फीस है। अच्छा। जबकि दिल्ली में ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है। हाँ। दिल्ली की जमीन महंगी है। हाँ। उसके बावजूद भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों की जो फीस है वो उनसे दुगनी है। और कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ऐसा क्या आप कर रहे हो नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो आप इतनी दुगनी फीस वसूल रहे हो। हम लोग सड़कों पे थे, 2016 से हमने प्रोटेस्ट शुरू किए और इस सब पे शोर मचाया। हमारी इस ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट एसोसिएशन ने तमाम धरने प्रदर्शन किए, तब एक जरा सा सरकार के कान पे जूं रहेंगी। हमारे साथ गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने भी काम किया। सिर्फ 2 ऐसी एसोसिएशन थी पूरे उत्तर प्रदेश में जिन्होंने ये काम किया और सरकार को थोड़ा बाध्य किया कि वो एक एक्ट लेके आए जो फीस पे कुछ लगाम लग सके। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत खराब हुआ। किसी भी जिलाधिकारी ने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जिलाधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करा रहे थे और कहीं ना कहीं उसमें कमियां रह गई। जैसे विकास बंसल जी ने बताया कि एक्ट तो बन गया लेकिन उसके
रूल्स को जो है वो नहीं आज तक बने, तो उन रूल्स का आड़ लेके स्कूल चले जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है सारे ऑर्डर्स पे। तो ये बड़ा एक नेक्सस है। ये कहीं ना कहीं एक घूमकर ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि सिर्फ दिखाने के लिए तो ये हो रहा है कि बहुत हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार ने नियम कायदे कानून सब बना रखे हैं, परेशानी है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। तो जब अधिकारियों की नीयत साफ हो जाएगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक हो जाएगा। आपने जैसे बीच में जो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से भी बात की थी, और वो जो सालाना समस्या पैदा होती है हर साल फीस बढ़ाने की, किताबों को लेके, वर्दी को लेके, उस पर भी आप लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें कोई सुधार दिखाई दिया? हाँ, उसमें थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ कि जैसे दिनेश शर्मा जी का इसमें सहयोग रहा, उन्होंने हमें बुलाया जी। और हम लोगों के साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, यहाँ तक कि जब ये एक्ट बना तो ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट एसोसिएशन को से सुझाव उसमें मांगे गए, और स्कूलों के तमाम प्रिंसिपल्स के साथ को भी बुलाया गया, और हम लोगों को भी अभिभावक के तौर पे। तो उसमें कुछ चीजें तय हुई। ये जरूर हुआ कि अब आप स्कूल की जैसे हर साल ड्रेस बदल देते थे, आपने छोटा सा लोगो भी चेंज कर देते थे, कहते थे आप पूरी ड्रेस बदलिए, नहीं खरीदिए। और किताबों के मामले में अभी पूरी तरह नहीं हो पाया, क्योंकि ये होना चाहिए था जो एक्ट के अनुसार है कि सीबीएसई की 6th क्लास से पढ़ाई जानी चाहिए बुक्स, प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स नहीं लगानी जानी चाहिए। लेकिन वो सब पे ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आज भी ये अपने सीबीएसई की किताब को ही प्राइवेट पब्लिशर से छपवा कर स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, और जो सीबीएसई की किताब 60 रुपए की बाजार में मिलती है, वो प्राइवेट पब्लिशर की 300 रुपए की किताब हम लोगों को मिल रही है। तो ये एक बड़ा गोरख धंधा है। हालांकि इसमें थोड़ा सा हम लोगों के प्रयास को से थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अब इसमें बहुत बड़े प्रयास और बहुत बड़े सुधार की जरूरत अभी है इसमें। किस तरह का सुझाव विकास बंसल, किस तरह का सुधार की जरूरत है विकास जी? जी देखिए, सबसे बड़ा सुधार बहुत सारी चीजें हैं। पढ़ाई लिखाई के अंदर सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज है वो है किताबें और नोटबुक्स। स्टूडेंट्स के अंदर पहले ये बाध्यता हुआ करती थी कि वो स्कूल के अंदर से ही नोटबुक खरीदेगा और किताबें खरीदेगा, लेकिन अब इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। नोटबुक आप बाजार से खरीद सकें। स्कूल की नोटबुक में और बाजार की नोटबुक में लगभग दुगने का रेट का फर्क हुआ। जी। ये एक रिलीफ लोगों को मिला। इसी तरह से जैसा भी यतेंद्र जी ने बताया, यूनिफॉर्म का एक रिलीफ मिला है। अभी तक तो सिर्फ यही रिलीफ मिला है, बाकी देखिए प्रयास जारी है, और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हम लोग हासिल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष यतेंद्र कसाना जी और उपाध्यक्ष विकास बंसल जी। इन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो भी स्कूलों के सुधार की जो चर्चा चल रही है उस पर विस्तार से डिस्कशन किया है। राज्य सरकार ने जो भी काम किया है, और उम्मीद की है कि अभिभावकों को राहत देने के लिए जल्दी से जल्दी कोरोना काल के दौरान की फीस भी माफ की जाए। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि अभिभावकों की इस मांग को माने और उनको राहत देने का कार्य करें। मेरे साथ सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच। धन्यवाद।